हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में हम 12 और 13 फरवरी के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो देखेंगे। तो एआई एक्शन समिट, तो एआई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बातचीत करने के लिए एक समिट हुआ है। कहाँ हुआ है? पेरिस में हुआ है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? एआई समिट कहाँ हुआ है? पेरिस में हुआ है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो सह अध्यक्षता हुई है, मतलब भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति दोनों ने मिलकर इसकी सह अध्यक्षता की है। तो भारत से मोदी जी गए थे और फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो हैं, तो उन लोगों ने अध्यक्षता की है। अब यहाँ पे जो चाइना और अमेरिका है, अमेरिका प्रत्यक्षतः तो इसमें शामिल नहीं है, पर अमेरिका और चाइना सख्त नियमों के खिलाफ थे। मतलब एआई को ओपन छोड़ देना चाहिए, इनका कहना है। मतलब एआई पे ज़्यादा नियम लागू ना हो, जबकि यूरोप का कहना है कि थोड़े नियम लागू किए जाएं। तो ये है एआई समिट। तो ये देखा हमने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम मेमोरी की जाँच होनी चाहिए। मतलब ईवीएम मेमोरी की जाँच के लिए इस पर सवाल उठाए गए हैं। तो मेन है कि जो सवाल हैं वो तो केस चलते ही रहते हैं। ईवीएम की विशेषता क्या है? जो ईवीएम में अगर पेपर में आएगा तो ये हमें पता होना चाहिए कि ईवीएम में बर्न्ट मेमोरी पाई जाती है। बर्न्ट मेमोरी का मतलब है ये स्थायी मेमोरी होगी। जैसे क्या, एक चिप में कुछ मेमोरी डाल के उसे बंद कर दिया जाए। अब इस मेमोरी को एडिट नहीं किया जा सकता है कभी। मतलब ये मेमोरी परमानेंट हो गई है। अगर इसमें कोई छेड़छाड़ करेंगे तो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती, तो इसमें प्रोग्रामिंग ही नहीं हो सकती, तो छेड़छाड़ की आशंका समाप्त हो जाती इसमें। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। अगला है पूर्व आईपीएस एक है अजय राज शर्मा, इनका निधन हो गया। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इन्हें? काफ़ी आईपीएस होते हैं। तो यूपी में जो एसटीएफ होता है ना, जो इनकाउंटर करता है, तो एसटीएफ वाले जो हैं, स्पेशल फोर्स होता है, ये इनके द्वारा ही स्थापित किया गया था। तो अजय राज शर्मा है, इनके द्वारा एसटीएफ, जो उत्तर प्रदेश में एसटीएफ के संस्थापक थे। और जो एनकाउंटर पॉलिसी की शुरुआत है ना गैंगस्टर वगैरह का, तो इन्होंने ही किया था। पहले एक का जो गैंगस्टर थे श्री प्रकाश शुक्ला, हमें इनका नाम नहीं जानना, हमें जानना है अजय राज शर्मा का निधन हुआ है और यूपी में एसटीएफ के ये संस्थापक थे। तो ये देखा हमने। उसके बाद है एआई किसान ए मित्र, किसान ए मित्र से पीएम किसान योजना में सहायता। तो पीएम किसान योजना तो हम हमेशा से पढ़ रहे हैं। पीएम किसान योजना किसानों की मदद के लिए चली रही है। नया क्या हुआ है उसमें? एआई आधारित किसान ए मित्र एक पहल समझ सकते हैं कि जोड़ दी गई। इसमें क्या है? चैटबॉट और जो किसानों के आंसर होंगे, जैसे हम गूगल पे आंसर चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? किसानों का एक चैटबॉट होगा, किसान उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किसान ए मित्र किस योजना के अंतर्गत है? पीएम किसान योजना के अंतर्गत है। क्या है ये? तो एआई आधारित चैटबॉट है। चैटबॉट का मतलब क्या होता है कि बातचीत करने के लिए एक ऐप, मतलब एक होगा रोबोट टाइप का। तो ये होता है जैसे हम गूगल वगैरह पे बात करते हैं ना, ओके गूगल वगैरह, तो ये वाला है। तो ये किसानों की समस्याओं को हल करेगा। उसके बाद है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 96वें स्थान पर है। और जैसा कि ग्राफ से दिख रहा है हमारा स्कोर नीचे गिरता चला जा रहा है इसमें। तो हुआ क्या है कि भारत की जो रैंकिंग है पिछले 5 वर्षों से स्कोर लगातार गिर रहा है और 180 देशों में 96वां स्थान पर हम हैं। तो ये देखा हमने। उसके बाद है सुपरसोनिक। अब एक होता है सबसोनिक, एक हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक। तो जो सुपरसोनिक एक विमान कंपनी है, उसका नाम, मतलब उसका एक विमान है XB1 100। XB1 जो विमान है वो क्या करेगा? $100 में 4 घंटे की यात्रा करवा देंगे। तो 100 अमेरिका से मतलब ब्रिटेन आना हो तो लगभग इतना समझ सकते। तो $100 में तो वैसे सस्ता ही है। सुपरसोनिक है तो सुपरसोनिक मतलब ध्वनि की गति से तेज चलेगा ये। तो क्या होगा? अमेरिका की कंपनी बूम द्वारा, तो बूम कंपनी के द्वारा XB अगर पूछ ले XB1 क्या है, तो एक तरीके से जैसे हम प्लेन में जाते यात्रा करने, वैसे ही ये $100 में 4 घंटे की यात्रा करवाएंगे। तो अब ये इनकी विशेषताएं क्यों हैं? क्योंकि ये वैसे तो ये सबसोनिक सुपरसोनिक काफ़ी महंगे आते हैं। तो ये कार्बन फाइबर कंपोजिट से बना यह विमान मजबूत और हल्का है और 100% से क्या होगा? विमान ईंधन का उपयोग करेगा। तो ये थोड़ा हल्का है, मजबूत है, तो खर्चा इसमें कम आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो नाम क्या याद रखना? XB1। तो ये है। उसके बाद है मलेशिया में थाईपुसम उत्सव। तो थाईपुसम उत्सव क्या है? तो अब ऐसे सोचो कि कावड़ यात्रा तो सब हम जानते हैं, कावड़ी होते हैं जो अपने यहाँ यात्राएं निकलती हैं नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया में तो कावड़ी निकलती। साउथ वाले इंडिया में भी तो ऐसा कुछ होता होगा? बिल्कुल होता है। तो साउथ इंडिया के राज्यों में हिंदुओं का एक मतलब साउथ इंडिया में हिंदुओं का त्यौहार मनाया जाता है, उसे कहा जाता है थाईपुसम।
अब थाईपुसम में क्या होता है, ऐसे ही लोग कावड़ों की यात्रा मतलब कावड़ ले जाते हैं और इस पर पीठ पे मतलब थोड़ा अपने शरीर को प्रताड़ित किया जाता है एक तरीके से। इस पीठ पर कांटे और शरीर में लोहे की छड़ें, तो जो लोहे की होती हैं छड़ें, कंधे पर कावड़ी उठाए ऐसे लोग जाते हैं। तो इसमें थोड़ा शरीर को कष्ट दिया जाता है और ये किस लिए होता है, भक्ति मतलब थोड़ा दर्द हो और भक्ति का उत्साह है, तो भक्ति के लिए ये किया जाता है। अब अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पे तो लिखा है पर मलेशिया, बिल्कुल सही बात है। तो हुआ क्या है कि भारत के तो दक्षिण भारत में होता था, पर हम जानते हैं कि चेर चोल साम्राज्य के दौरान मतलब आज से लगभग 1000 साल पहले भारत का जो संबंध है वो मलेशिया, मतलब भारत अगर इधर है तो भारत से हमारे संबंध काफ़ी मलेशिया सिंगापुर तक हमारे काफ़ी अच्छे संबंध रहे थे। तो ये वाले एरिया में हिंदू धर्म प्रसारित हुआ था उस टाइम। उसी टाइम क्या हुआ, ये थाईपुसम जो उत्सव है वहाँ मनाए जाने लगा, तो अभी मलेशिया में ये मनाया गया है। अब यहाँ पे कोई भगवान तो पूजे जाते होंगे ना, तो भगवान मुरुगन है। अब मुरुगन को हम लोग क्या जानते हैं, तो उत्तर भारत में तो हम जानते हैं वो कार्तिकेय हैं, तो मुरुगन को उत्तर भारत में क्या कहते हैं, कार्तिकेय। साउथ में कहेंगे मुरुगन। साउथ में सबसे पवित्र जो देवता माने मतलब सबसे मेन होते हैं वो उनमें मुरुगन आते हैं। तो ये तो शक्ति और विजय के देवता ये माने जाते हैं, तो शक्ति और विजय के ये देवता माने जाएंगे। और ये वाली चीज़ें देखी इसमें, तो यहाँ पे जब मलेशिया में हो रहा है वहाँ बाटू गुफाएं हैं, तो मलेशिया में बाटू गुफाओं में ये उत्सव होता है। तो ये देखा हमने थाईपुसम मलेशिया में मुरुगन के नाम से होता है, मतलब मुरुगन भगवान है उनके लिए होता है और कावड़ी ये लेके जाते हैं, तो मुरुगन का देखा। तो यहाँ पे मुरुगन को बेल दिया था, मतलब ऐसी मान्यता है कि थाईपुसम वाला या जो उत्सव मनाया जाता है ये इस वजह से मनाया जाता है। तो जो ये भाला है, भाला दिख रहा है, ये भाला एक तरीके से तो थोड़ा त्रिशूल सा है, मतलब ये भाले टाइप का होता है। तो ये क्या है, ये माँ पार्वती ने ही दिया था इन्हें, और उसी दिन को मनाया जाता है मुरुगन का ये वाला उत्सव, तो थाईपुसम। तो ये हमने देखा थाई वाले में। अब उसके बाद है अगला, अब मलेशिया की अगर लोकेशन देखें तो ये जो एरिया दिख रहा है ये मलेशिया प्लस में ये वाला एरिया भी मलेशिया। याद कैसे कर सकते हैं, मलेशिया है तो इनका ऐसे याद करो, इनके पास बहुत सारा माल डला है गोदाम में या कुछ ऐसा, तो आधा इधर मार दिया आधा इधर मार दिया, क्योंकि बड़ी बात है ना, दो जगह अलग अलग एक ही देश का क्षेत्र हो। हालांकि इंडोनेशिया का भी है ये वाला, पर ऐसे याद रख सकते हैं मलेशिया ये रहा। सिंगापुर ये छोटा सा कंट्री है इधर की तरफ। यहाँ एक नीचे कोको आइलैंड है, कोको कीलिंग आइलैंड, इससे संबंधित नहीं है पर ये पेपर में आ चुका है, तो याद रखना है। यही पूछा था हिंद महासागर में कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया इधर की तरफ है, उससे थोड़ा इधर है कोको कीलिंग, तो ये देख लिया हमने इसके साथ ही। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश की नई पहल। अब हर साल अगर हम देखें तो हर साल एक ना एक न्यूज़ आती है कि जापान ने उत्तर प्रदेश में ये किया, जापान से हमारे ऐसे संबंध है, तो ये सब है। तो वैसे ये कि जापानी निवेश हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वहाँ CEO वगैरह आए हैं, तो ज़्यादा अभी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, वही ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह में निवेश किया जा रहा है, तो ये देखा हमने। उसके बाद है इंस्पायर अवार्ड। तो इंस्पायर अवार्ड नाम है इंस्पायर, इसमें क्या हो रहा है, तो जब हमने देखा कि जापान का उत्तर प्रदेश में दौरा हो रहा है वहाँ के CEO का, तो उसी दौरान 5 बच्चों को, उत्तर प्रदेश के 5 बच्चे हैं जिन्हें जापान का दौरा करने को मिलेगा। किस योजना के तहत, मतलब कौन सा अवार्ड, इंस्पायर अवार्ड में जो जीते बच्चे होंगे उन्हें 5 बच्चों को जापान का दौरा मिलेगा। तो याद रख सकते हैं कि इंस्पायर अवार्ड के तहत 5 बच्चे वहाँ पे जाएंगे। तो ये साइंस वगैरह इन सब में जो योगदान देते हैं उनके बारे में देखा। उसके बाद एक और है मित्र मंच से मिलेगा भूले हुए म्यूचुअल फंड का पता। जैसे कुछ लोग होते हैं, काफ़ी बार हम सुनते हैं, ऐसे सुनते हैं ना बचपन से, तिजोरी रखी है वो मिल गई किसी को, ऐसा होता है ना। सोना चांदी कभी रखा है लोग इंसान करके भूल गए। अब सोना चांदी जब इंसान भूल जाता है कभी कभी पहले समय में, तो म्यूचुअल फंड भी तो भूल सकता है। तो कई बार क्या होता है कि किसी ने म्यूचुअल फंड खरीदे, वैसे आजकल तो ID पे लॉगिन पे तुरंत आ जाता है, पर सोचो किसी के पास पुराने म्यूचुअल फंड है, नए वाले भी किसी को खरीदे और वो उसने ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे म्यूचुअल फंड जो बिना दावे के या निष्क्रिय पड़े हैं पहले के, उन्हें पुनः प्राप्ति, मतलब जिनके हैं वो उनकी पहचान की जा सकेगी इस मित्र मंच से। तो मित्र प्लेटफॉर्म क्या है, सेबी का नया प्लेटफॉर्म है। म्यूचुअल फंड में जो लोग हैं तो उसके लिए मित्र, मतलब उन्हें क्या करना है, रिट्रीव असिस्टमेंट है। तो ये है, मतलब निष्क्रिय जो म्यूचुअल फंड है जो किसी ने खरीदे थे वो भूल गया व्यक्ति, तो उनकी पहचान करना और पुनः प्राप्त करना। तो मित्र पहल अच्छी सी पहल है, ये याद रख सकते हैं। उसके बाद है भारत और फ्रांस, अब वही चल रहा है। फ्रांस में चूंकि मोदी जी गए थे तो फ्रांस और भारत के बीच कई सारे बैठक हो रहे थे, उसमें CEO फोरम हुआ है, मतलब दोनों देशों के CEO मिले हैं, तो मोदी जी ने इनसे बात वगैरह की है। तो ये अब यहाँ पे एक जगह का नाम दिख रहा है, मजार
मजार गुएस युद्ध। मजार गुएस, जो मजार होती हैं वो वाला मजार नहीं है, ये मजार गुएस करके है युद्ध स्मारक। असल में हुआ क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यहाँ पे युद्ध हुआ था, तो वहाँ पे भारतीय सैनिक भी जब हम देखते हैं, गांधी जी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसा कहा जाता है ना, युद्ध मतलब सैनिक भर्ती कराने वाले सार्जेंट थे, तो ऐसा जब कहते हैं तो मतलब क्या होता था कि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन सोचा था भारतीयों ने कि ब्रिटेन का साथ देंगे तो ब्रिटेन हमें आज़ादी दे देगा या कुछ अधिकार दे देगा, तो भारतीय लोग भी शामिल हुआ करते थे, नौकरी करते ही थे, तो भारतीय सैनिक विदेशों में भी लड़े जाके। उसी यादों में मतलब उसी क्रम में एक युद्ध हुआ था मजार गुएस, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था, फ्रांस में हुआ था, तो वहाँ पे भारतीय लोग भी मारे गए होंगे, तो उसी वजह से ये फेमस है। तो मजार गुएस अगर जगह पूछ लेगा तो फ्रांस वाले एरिया में याद रखना है। इसमें अब वो चढ़ाए गए, तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में यहाँ भारतीय जो शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में यहाँ पे 205 भारतीय शहीद हुए थे, तो ये याद रखना है। उसके बाद वीर सावरकर के बारे में, वीर सावरकर को भी मोदी जी ने यहाँ श्रद्धांजलि दी है। तो मार्सिले उनके यहाँ है, तो मार्सिले शहर में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास भी खोला जाएगा, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा थोड़ा वाणिज्यिक दूतावास। और वीर सावरकर तो अभी फेमस चल ही रहे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा याद रखना है, वीर सावरकर, तो वीर सावरकर का याद रखना है, तो ये देख सकते हैं। उसके बाद है अगला, उत्तर पीएम मोदी ने विदेशी नेताओं को भारतीय हस्तशिल्प की जो कलाएं हैं वो तोहफे में दी। अब जैसे अभी मोदी जी फ्रांस में गए थे, तो फ्रांस में वो फर्स्ट लेडी से मिले, राष्ट्रपति जी से मिले और अमेरिका के उपराष्ट्रपति से भी मिले, तो उन लोगों से जब वो मिले तो उन्होंने कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट का क्या हो गया, ये हमारी संस्कृति को बढ़ावा देता है ना, और हमारा एक तरीके से कल्चर का ये थोड़ा ऐड हो रहा है, तो इस वजह से ये दिए गए। अब इनमें देखते हैं क्या क्या दिए गए, क्योंकि जो जो चीज़ें दी जाती हैं पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि फ्रांस के राष्ट्रपति जो थे मतलब मैक्रो को, उन्हें दिया गया है छत्तीसगढ़ का एक पीतल तांबे की बनी डोकरा कला। तो ये जो कला दिख रही है वो डोकरा कला होती है, ऐसी पीतल तांबे की बनी हुई। तो जो मैक्रो है, मैक्रो को डोकरा कला दिया गया है, डोकरा कला की मूर्ति भेंट की गई है। कहाँ पे होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में होगा, इसमें मतलब पीतल मतलब ब्रास, और ब्रास के साथ साथ ब्रॉन्ज कांच की बनी होती है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये ऐसे बनी है जैसे हम पढ़ते हैं हड़प्पा में। अब बताना हड़प्पा में मूर्तियाँ कैसे बनती थी, जो हमें नृत्य की मिलती है, तो उसमें मिलती थी ना लॉस्ट बैक्स मेथड जो होता था, लॉस्ट बैक्स कास्टिंग जैसे कहते हैं, उसी के दौरान उसी से बनती थी हड़प्पा काल में। उसी तकनीक पे आधारित ये है फ्रांस के जो राष्ट्रपति को दिए डोकरा कला। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। तो मोहनजोदड़ो की जो नृत्य की है वो भी ऐसे ही बनी थी जैसे ये डोकरा कला में बनी थी। अब क्या केवल छत्तीसगढ़ में ही होता है? अब नॉर्मल सी बात है, छत्तीसगढ़ होगा तो झारखंड, उड़ीसा वगैरह ये आ ही जाएंगे, इसके आसपास के क्षेत्र, पश्चिम बंगाल भी पूछ ले तो यहाँ सारी जगहों पे ये होता है। सबसे जो मेन पेपर में आ सकता है वो यही आएगा, लॉस्ट बैक्स मेथड पे है, मतलब मोम की आकृति पहले बना के फिर वो करते हैं, तो ये जैसा आपने हड़प्पा में पढ़ा होगा। उसके बाद है फर्स्ट लेडी जो है, मतलब फर्स्ट लेडी जो होती हैं पत्नी वगैरह, तो उन्हें क्या मिलता है, फूल और मोर। जो मेन लीडर मतलब एक साथ में नियुक्त किया जाता है, तो मैक्रो को जो ब्रिगेड मैक्रो है मतलब उन्हें क्या मिला है, फूल और मोर की डिजाइन से सजी राजस्थानी दर्पण कारीगरी मिली है। तो उन्हें राजस्थानी दर्पण, जैसे ऐसे दर्पण वगैरह है तो फूल और मोर से डिजाइन के करे गए हैं। उसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बच्चों को क्या दिया गया, अमेरिकी उपराष्ट्रपति आए थे उनके बच्चों को ऐसे दे दिए, जैसे ये ट्रेन दे दी है और भारतीय लोक चित्र दे दिए, ये बर्ड माला जैसे हमने हमारे यहाँ बर्ड माला होती है ऐसी लकड़ी की बना दी, तो ये सब दिया गया है, तो ये देखा। उसके बाद अब वीर सावरकर के बारे में देखते हैं, वहीं पर काफ़ी न्यूज़ आ रहे हैं अभी फ्रांस से। तो वीर सावरकर की मासे की ऐतिहासिक छलांग। अब हुआ क्या था ऐतिहासिक छलांग, पहले वीर सावरकर को ही समझ लेते हैं। तो 1857 की क्रांति, वीर सावरकर ने मतलब जो मेन जाने जाते हैं, वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को थोड़ा बढ़ावा दिया था। बढ़ावा का मतलब वो नहीं, उस टाइम वो मौजूद नहीं थे, मतलब उन्होंने किताबें लिख के उस चीज़ को स्वतंत्रता बताया था कि स्वतंत्रता संग्राम था, केवल विद्रोह नहीं था। तो यही व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहा था कि केवल आंदोलन नहीं था, विद्रोह नहीं था, ये स्वतंत्रता का संग्राम था। तो वीर सावरकर की ये भूमिका थी, तो क्रांतिकारी विचारक ये सारी चीज़ थी। वीर सावरकर का वैसे नाम क्या है, विनायक दामोदर और सावरकर, तो ये याद रख सकते हैं। इनका वैसे जन्म हुआ था कहाँ, 1883 में नासिक में हुआ था, क्योंकि अभी ये फेमस चल रहे हैं तो इनका यूज़ हो सकता है, ये चीज़ें देखा हमने। और इनका जन्म मृत्यु हुई थी 66 में। अब ये वाली चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री में इनका एक स्पेशल आता है वीर सावरकर के बारे में, वो सब लोग पढ़ते हैं, वो क्या होता है, अभिनव भारत।
जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं अभिनव भारत। तो 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया गया था। तो क्रांतिकारी जो संगठन था उसकी स्थापना की गई थी अभिनव भारत की इन्हीं के द्वारा। अब अभिनव भारत से पहले कोई संगठन चलता था? बिल्कुल था। तो शिवाजी के आदर्शों पर, शिवाजी जो हुआ करते थे उनके ही आदर्शों पर 1899 में एक संगठन बना था मित्र मेला। मित्र मेला, और मित्र मेला ही आगे चलकर क्या कन्वर्ट हो गया, जो अभिनव भारत की ओर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखी, मित्र मेला, अभिनव भारत। उसके बाद है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके बाद ये सक्रिय हो गए थे। तो जब सक्रिय हो गए थे उसी टाइम 1910 में क्या हुआ था, पहले इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 1909 में इन्हें क्या हुआ था, जो 1909 की घटना, एक घटना आती है जब क्या हुआ था, नासिक कांड हुआ था। तो नासिक कांड क्या था, जो नासिक कांड, उसमें अनंत कान्हेरे नासिक के सार्जेंट जैक्सन की हत्या दी थी। तो नाम था एक व्यक्ति का अनंत कान्हेरे। इन्होंने क्या किया था, नासिक के एक ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे जैक्सन, तो जैक्सन को हत्या कर दी थी। तो ये याद रखना है, नासिक के सार्जेंट अनंत कान्हेरे को जैक्सन ने हत्या कर दी थी 1909 में। उनमें ही इनका नाम आया था। तो इन पर मुकदमा चला। तो 1910 में ब्रिटिश पुलिस ने इन्हें लंदन में वीर सावर को नासिक षड्यंत्र के तहत क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया था। और जब इन्हें ब्रिटिश जहाज SS मोरिया से भारत लाया जा रहा था, तो सावरकर ने माँ से कहाँ है, फ्रांस की जगह, वहाँ पे चलते जहाज से छलांग लगा दी थी। तो माँ से ने जहाज से छलांग लगा दी थी। फिर उसके बाद फ्रांस सरकार ने ये चीज़ें दर्ज कराई थी, विरोध, मतलब जो ब्रिटिश इन्हें ज़बरदस्ती ले जा रहे थे। तो तभी से ये सावरकर फेमस हुए थे। तो सारी चीज़ें जाननी है कि ये कहाँ पे 1909 से ये घटना स्टार्ट हुई थी। कब क्या किया था, अनंत कान्हेरे ने नासिक के सार्जेंट हुआ करते थे जैक्सन की हत्या की थी। और ये हत्या के लिए माना गया था कि वीर सावरकर से प्रेरित थे जो अनंत कान्हेरे थे। तो इन्हें 1910 में ब्रिटेन में मतलब क्या किया गया था, ब्रिटेन में पकड़ा गया था, लंदन में। उसके बाद इन्हें ले जा रहा था काला पानी की सज़ा देने, जो अंडमान की सेलुलर जेल होती है, और उसी दौरान ये कूद के भाग गए थे। उसके बाद ये चलता ही रहता। 1923 में इन्हें हिंदुत्व नामक एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था, हिंदुत्व। तो जो अभी फेमस रहती है। तो ये देखा हमने। उसके बाद है अगला, चुनाव पूर्व मुफ्त जो सुविधाएं देते हैं ना जो नेता वगैरह, तो उन पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस इतना ही है। उसके बाद है भारत और फ्रांस परमाणु ऊर्जा और AI के लिए हमने समझौते किए हैं। उस समझौते में जो मेन चीज़ है वो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की डिज़ाइन और उत्पादन पर सहमति बनी है फ्रांस के साथ, जो कि आ सकता है। और भारत 2047 तक, जब तक हम विकसित होने की हमने अपना लक्ष्य रखा है, तब तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य हमने रख दिया है 2047 तक का। और इसमें हमारा साथ देंगे क्या, मतलब जो योगदान देगा, क्योंकि ये परमाणु ऊर्जा में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, क्योंकि यही रिएक्टर आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं। तो इनके बारे में जानते हैं क्या है। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो होते हैं, ये रिएक्टर कैसे होते हैं, ये एक तो छोटे होंगे, सस्ते होंगे और सुरक्षित होते हैं। तो वैसे रिएक्टर लगाने पर क्या होता है कि सुरक्षित नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें रेडियो एक्टिव तत्व निकलते हैं, पर इन्हें कंट्रोल करना थोड़ा आसान होता है, तो ये सुरक्षित होते हैं। क्षमता इनकी क्या होती है, जो इम्पोर्टेंट क्षमता ही है, क्षमता इनकी होती है 300 मेगावाट। तो 300 मेगावाट इनकी क्षमता होती है। और बड़े संयंत्रों की तो कितनी होती है, उनकी 1000 से भी ज़्यादा मेगावाट होती है। तो ये है, पर ये ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, क्योंकि इन्हें स्थापित भी आसानी से किया जा सकता है। तो ये सारा हमने देखा, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। साथ ही हम AI के लिए भी हमने समझौता किया है, तो ये देखा हमने। उसके बाद है एक है आचार्य सत्येंद्र दास साकेतवास। सत्येंद्र दास साकेतवास का मतलब, सत्येंद्र दास को याद रखना, हुआ क्या था, जो 1992 में जो घटना हुई थी ना रामलला वाली, जो अयोध्या वाले में, तब यही जो थे उन्हें गोद में लेके सुरक्षित, मतलब जो मूर्ति ले जाई गई थी, तो यही व्यक्ति उस टाइम हुआ करते थे। तो उनका निधन हो गया है। तो यही चीज़ है, सत्येंद्र दास का बस याद रखना है, सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। तो ये किस घटना से संबंधित थे, 1992 की, जो बाबरी वाला है। उसके बाद है अजमेर में नाम चेंज किए गए हैं 2 जगहों के। एक का नाम है बरुड़ सागर, दूसरा का नाम है महर्षि दयानंद विश्रांति गृह। तो इन दोनों की चीज़ें देखते हैं। तो फाय सागर है, फाय सागर झील हुआ करती थी अभी तक, फाय सागर। इस फाय सागर का झील का नाम रख दिया बरुड़ सागर। तो फाय से बरुड़ सागर हो गया। दूसरा है किंग एडवर्ड मेमोरियल है, KEM, किंग एडवर्ड मेमोरियल जो है, इसका नाम कर दिया गया है महर्षि दयानंद विश्रांति
विश्रांति गृह, तो किंग एडवर्ड, तो किंग एडवर्ड का नाम विश्रांति गृह कर दिया है दयानंद सरस्वती के। क्यों? क्योंकि दयानंद सरस्वती का 200वां जयंती मनाई जा रही है। उसके बाद देखें माउंट एटना, माउंट एटना ये अभी फिर से सक्रिय हुआ है तो फटा है। तो माउंट एटना कहाँ है? इटली में है। यूरोप का सबसे सक्रिय, विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से जाना जाता है। तो इसकी लोकेशन अगर देखें, इटली का सबसे ऊंची चोटी भी है, आल्प्स के दक्षिण में ही है। तो ये रहा सिसिली आइलैंड। तो सिसिली आइलैंड दिया है यहाँ पे कि ये कहाँ पे? सिसिली आइलैंड पे माउंट एटना, तो यही है सिसिली आइलैंड। तो ये देखना, इधर सी कौन सी है? टेरेनियन सी है। तो ये वाला हमने देखा। उसके बाद है अगला डॉक्टर राज पी नारायणम। डॉक्टर राज पी नारायणम को 2024 फाइनेंशियल सॉल्यूशन इनोवेशन अवार्ड मिला है। तो हुरून इंडिया ने जो दिया है इन्हें फाइनेंशियल अवार्ड, मतलब बैंकिंग सेक्टर में इन्हें काफ़ी अच्छा काम किया है, तो इसलिए इन्हें हुरून इंडिया ने नारायणन को फाइनेंशियल सॉल्यूशन इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हों की जो कंपनी है, उनका किस कंपनी के फाउंडर है? जैगल कंपनी के है, जैग लेकर के, ये JGLE। तो ये देखना है हुरून ने किसे दिया? नारायणम को दिया है। उसके बाद ICC की चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट होने वाली है। अपने यहाँ से जो धवन है, शिखर धवन, उन्हें अम्बेसडर बनाया गया। बाकी और भी देशों के, पर हम भारत का याद रख सकते हैं कि शिखर धवन को बनाया गया इसका अम्बेसडर। उसके बाद है कॉन्स्टेंटाइन टेसुलस। कॉन्स्टेंटाइन टेसुलस ग्रीस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ग्रीस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं कौन से? कॉन्स्टेंटाइन टेसुलस करके। उसका बाद है भारत में प्रत्यक्ष कर संग्रह 15% से बढ़कर 15% और बढ़कर 17.78 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। तो जैसा कि चार्ट में दिख रहा है, सबसे ज़्यादा जो हमारा हिस्सेदारी है वो किसकी है? डायरेक्ट टैक्स की चल रही है अभी। तो डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर की हमारी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, और प्रत्यक्ष कर में व्यक्तिगत टैक्स आता ही है, तो उसकी हिस्सेदारी अभी मतलब उसमें और 14% की बढ़ोतरी हुई है अगर पूछा जाए। उसके बाद अगला है श्रीलंका को लेकर। तो हुआ क्या है? श्रीलंका में जातक कथाओं की 5 पुस्तकों का सेहली में अनुवाद हुआ है। तो सेहला जो इनका है, सेहली भाषा, तो जातक कथाएं। तो जातक कथाएं क्या होती हैं? बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जातक कथाएं। तो बुद्ध के पूर्व भी तो जन्म माने जाते हैं, तो उनके जन्म की जो कथाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है जातक कथाएं। तो जातक कथाओं में बुद्ध अलग अलग दिखेंगे, जैसे जो मतलब अलग अलग उनके जन्म के अवतार वाली बातें होंगी। अब इन ऐसी 5 किताबों का अनुवाद किया है श्रीलंका में। तो जातक कथाएं क्या है? नैतिक मूल्यों को सिखाती हैं। जैसे पंचतंत्र की चीज़ें सिखाती हैं ना, वैसे ही नैतिक मूल्यों को सिखाती हैं कि बुद्ध ने कुछ अच्छा किया होगा और ऐसी चीज़ें। तो जातक कथाएं हमने जान ली। अब यहाँ पे 2 नाम फेमस आए हैं, वो है एक नवम पोया दिवस और केलानिया महाविहार, जो अभी चर्चा में चल रहा है। तो केलानिया एक महाविहार है, ये श्रीलंका में अगर लोकेशन पूछी जाएगी, केलानिया। तो यहाँ पे क्या है कि, और दूसरा है नवम पोया दिवस। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो नवम पोया बौद्ध पंचांग के अनुसार, जो बौद्ध पंचांग होता है, अब अपना पंचांग अलग होता है, बौद्ध पंचांग के अनुसार ये माघ मास में आता है। और क्यों आता है? माघ मास की पूर्णिमा को, मतलब ये मनाया जाता है। पूर्णिमा को क्या हुआ था? तो बुद्ध का जो घटनाएं हुआ करती हैं वो बुद्ध पूर्णिमा ही तो होती है, तो उसी दौरान हुआ था। तो क्यों? क्योंकि बुद्ध का जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो भी इसी दिन हुआ करती थी। और उसके बाद है जो अपने 2 शिष्य, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 2 प्रधान शिष्यों की नियुक्ति करी गई थी। तो एक का नाम हुआ करता था, मतलब बुद्ध द्वारा अपने शिष्य, एक का नाम था महानाम और दूसरा का नाम था सारीपुत्र। तो एक का नाम था महानाम और सारीपुत्र को प्रमुख भिक्षु के रूप में घोषित किया गया था। तो नवम पोया दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? जो सारीपुत्र हैं और महानाम, जो बुद्ध के पहले 2 शिष्य हुआ करते थे, मतलब शुरुआत के शिष्यों में, उन्हें मुख्य बना दिया गया था। तो इस वजह से ये मनाया जाता है। और यहाँ पे बुद्ध धम्म संघ सारी चीज़ें दी जाती हैं। उसके बाद एक नाम आया केलानिया महाविहार। केलानिया महाविहार कोलंबो में है। कोलंबो मतलब श्रीलंका में, तो कोलंबो में है। यह बुद्ध के 3 पवित्र स्थलों में से माना जाता है, और ये माना जाता है जहाँ स्वयं बुद्ध ने भ्रमण किया था। तो केलानिया में ये माना जाता है जहाँ स्वयं बुद्ध गए थे। वैसे हम पढ़ते हैं कि बुद्ध तो लगभग उत्तर प्रदेश के आसपास वाले एरिया और बिहार, इन्हीं एरिया में रहे थे, पर यहाँ माना जाता है, इसका महत्व है कि बुद्ध स्वयं गए थे केलानिया महाविहार में। तो ये वाली चीज़ है। और ये बुद्ध के तीसरे और अंतिम मतलब 8वें वर्ष से जुड़ा है, मतलब बुद्ध के 8वें वर्ष से ये जुड़ा है जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो चुकी थी। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है।
उसके बाद अगला है यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल्स वीज़ा स्कीम बैलेट है। तो यूके और इंडिया के बीच यंग प्रोफेशनल्स के लिए वीज़ा चलाया है। 3,000 भारतीयों की सीमा है, 18 से 30 वर्ष, मतलब जो लोग अभी जॉब करने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो क्या है, प्रोफेशनल जो मतलब जॉब वाले हैं उनके लिए अभी यूके और इंडिया के बीच समझौता हुआ है। तो ये देखा। उसके बाद है कलिनरी क्राफ्ट और क्लिक्स मूड्स एंड मैजिक, एक फेस्टिवल है जो राष्ट्रपति भवन मतलब दिल्ली में मनाया गया है। क्यों है, स्ट्रीट फूड, कर्तव्य पथ से अमृत उद्यान, फोटोग्राफी प्रतियोगिता, ये सारी गतिविधियां इसमें हो रही हैं। एक स्ट्रीट फूड फेस्टिवल इसमें मनाया जा रहा है, साथ में कर्तव्य पथ से अमृत उद्यान, अमृत उद्यान क्या है जो यहाँ पार्क है राष्ट्रपति भवन में, उसके बाद फोटोग्राफी प्रतियोगिता, ये सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं फेस्टिवल में राष्ट्रपति भवन में। उसके बाद हिंसक उग्रवाद रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025, तो 12 फरवरी तिथि है, इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस ने चूंकि घोषित किया है, तो अगर पूछा जाए यूनाइटेड नेशंस ने किस दिवस को हिंसक उग्रवाद रोकथाम दिवस के रूप में घोषित किया है, तो 12 फरवरी को घोषित किया है। वही है, उग्रवाद और आतंकवाद से रोकना है। उसके बाद नेशनल इन्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप सो जंपिंग की शुरुआत हुई है, तो मोदी इक्वेस्ट्रियन अकादमी मोदीपुर मेरठ में इसका हुआ है, तो 12 फरवरी को। तो ये है, तो इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप एक है खेल, तो उसमें ये जंपिंग वाला, तो ये मेरठ में हुआ है। वैसे ही मेरठ स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। उसके बाद है राकेश रोशन, जो हम देखते हैं ऋतिक रोशन के जो पिताजी हैं राकेश रोशन, उन्हें क्या है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड मिला है आईफा की तरफ से, तो ये याद रखना है। उसके बाद भारतीय छात्रों ने दुबई में ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड 2025 में कांस्य पदक जीता है। भारतीय छात्रों ने दुबई में है, अपने यहाँ नहीं है, दुबई में ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड जीता है, तो एम गवर्नमेंट अवार्ड में कांस्य पदक उन्होंने जीता है, तो ये याद रख सकते हैं। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है एक्सेस बे ऐप, ये प्रोजेक्ट है दिव्यांग जनों व्यक्तियों के लिए AI AR ऑगमेंटेड जो रियलिटी होती है और क्राउड सोर्स डेटा आधारित प्लेटफॉर्म है, इस प्रोजेक्ट के लिए इन्हें दिया गया है, तो प्रोजेक्ट एक्सेस बे ऐप, तो ये याद रखना है इसमें। तो क्या है, कांस्य पदक जीता है ग्लोबल बेस्ट माई गवर्नमेंट है एम गवर्नमेंट अवार्ड में। अगला है भारत ने न्यूयॉर्क में सामाजिक विकास आयोग के 63वें सत्र में भाग लिया है, तो अभी मोदी फ्रांस में गए थे। उसके बाद क्या है, यूनाइटेड नेशंस के सामाजिक विकास आयोग, तो यूनाइटेड नेशंस का है सामाजिक विकास आयोग, इसमें अभी भाग लिया है, न्यूयॉर्क USA में है। भारतीय नेतृत्व किसमें कौन मतलब नेतृत्व करता जो बैठते हैं उनमें कौन है, स्मृति सावित्री ठाकुर, तो स्मृति सावित्री ठाकुर जो राज्य मंत्री और महिला विकास मंत्री हैं उन्होंने इसमें भाग लिया है, तो भारतीय नेतृत्व। तो ये देखा हमने किसमें, सामाजिक विकास आयोग का नेतृत्व किसने किया, तो मोदी जी ने नहीं किया, स्मृति सावित्री ठाकुर ने किया है। इसमें क्या है, देश 49 देश हैं, बाकी ये है ही है देश। नासा ने पेंडोरा मिशन के लॉन्च के लिए स्पेसएक्स को चुना है, तो पेंडोरा मिशन नासा लॉन्च करने वाला, उसके लिए स्पेसएक्स जो एलॉन मस्क की कंपनी है उसे चुना गया है कि जो लॉन्च किया जाएगा ना स्पेसएक्स के जरिए किया जाएगा। तो लॉन्च सेवा प्रदाता जो है स्पेसएक्स है, उद्देश्य क्या है, 20 से अधिक एक्सो प्लैनेट और होस्ट सितारों का अध्ययन करना। तो ये याद रखना है कि ये पेंडोरा मिशन किसके लिए, एक्सो प्लैनेट के लिए है, तो ये याद रखना है एक्सो प्लैनेट के लिए। तो ये क्या है, तारों की चमक, उनके बदलाव और एक्सो प्लैनेट जो बाहरी जो मंडल के एक्सो प्लैनेट होते हैं उन सब के बारे में ये निगरानी करेगा, उनकी जाँच करेगा। तो ये देखा, तो जो ऐसे ग्रह जो एक्सो प्लैनेट का अध्ययन मतलब पृथ्वी जैसे ग्रह होते हैं जो हैबिचुअल होते हैं, हैबिटेबल मतलब ऐसे ग्रह जहाँ पे इंसान रह सकता है, ऐसे ग्रहों की खोज करना, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल वाष्प है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इसमें है। अब पेंडोरा मिशन, इसका थोड़ा नाम होगा, पेंडोरा मिशन मतलब हम क्या कहते हैं इसे, दूसरी पृथ्वी खोजने की में मदद करेगा एक तरीके से। क्या खोज रहे हैं, दूसरी पृथ्वी, तो पेंडोरा मिशन याद रखना है। तो ये मेन है, सुपर अर्थ भी कहते हैं। अब पेंडोरा नाम थोड़ा सुना लग रहा होगा, पेंडोरा असल में ग्रीक पौराणिक कथाओं पे से निकला है। ग्रीक जो पौराणिक कथाएं होती हैं, जो अभी हमने ग्रीस भी देखा था, तो ग्रीक पौराणिक जो कथाएं होती हैं उन कथाओं से ये लिया गया है। पेंडोरा का मतलब होता है रहस्यमयी बॉक्स, रहस्यमयी बॉक्स जो आश्चर्यों से भरा हो, मतलब उस बॉक्स को खोलो तो कुछ नया मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें, तो इसी के नाम पे पेंडोरा ये पड़ गया है। उसके बाद 14वां एशिया फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम में फिशरीज, जैसे कल हमने देखा था कि इंडिया जो है वो टॉप मतलब 2nd नंबर पर मछली के उत्पादन में आ चुका है दुनिया में, तो वैसे ये 14वें
14वां एशियाई फिशरी एक्वाकल्चर फोरम है, कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। इसकी थीम क्या है? ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। तो ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक, तो ये देखा, ये दूसरी बार हो रहा है, पहले मतलब एक बार और 2014 में हो चुका है, 17 में ये हो चुका है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य और एक्वाकल्चर उत्पादक बन ही चुका है। एनर्जी, इंडिया एनर्जी वीक 2025, तो नई दिल्ली, यशोभूमि द्वारिका नई दिल्ली, मतलब ये अभी स्थान पे हो रहा है। तो इसमें उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया जा रहा है। और इसका एनर्जी वीक का जो मकसद है वो क्या है? सौर ऊर्जा उत्पादन को 10 वर्षों में 32 गुना बढ़िए और बढ़ाना है पिछले से। और क्या है? अक्टूबर 2025 तक इथेनॉल का मिश्रण 25 पर, जो इथेनॉल का मिश्रण है वो 20% कर देना। अभी 19 के आसपास हम आ चुके हैं, तो 20% इथेनॉल मिश्रण कर देना है 25 तक, अक्टूबर तक। तो वो कहा जा रहा है कि पहले ही पूरा करने का लक्ष्य है, मतलब और जल्दी हम कर लेंगे। तो ये राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों पर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली है, किस पे? जो यूनिवर्सिटी होती है, तो एक्सपेंडिंग हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। तो इस पे ये रिपोर्ट का नाम है, नीति आयोग ने निकाली है, इतना याद रखना। बाकी सारी चीज़ें कॉमन होती। चुनौतियाँ क्या है हमारी यूनिवर्सिटी में? संसाधनों की कमी, प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता, शिक्षकों की, जो शिक्षक होते हैं उनकी क्षमता और बढ़ावा देना है। तो ये है। इसके बाद है यूनानी दिवस। यूनानी कौन सा वाला ये दिवस है? जो दवा वाला, हमारे यहाँ जो यूनानी दवा चलती है ना, तो उनके लिए। तो वैसे तो यूनानी जो दवा होती है वो ग्रीक वाला हुआ करता था एरिया, वहीं से आई है। तो जो ग्रीस हम जानते हैं, ग्रीस मतलब पहले यूनान हुआ करता था, तो यूनानी भारत में आते थे, वहीं से उनकी यूनानी मेडिसिन की तकनीक भारत में आ गई। तो हमारे यहाँ क्या आज भी प्रचलित है? आयुर्वेद तो हमारा चलता ही है। आयुर्वेद के साथ हमारे यहाँ होम्योपैथी भी चलता है, और इसके साथ हमारे यहाँ यूनानी मेडिसिन भी चलता है। तो हमारे सारे तरीके से चलता है यूनानी। वैसे जो यूनानी चिकित्सा है, जो यूनानी वाली चिकित्सा, इसके चिकित्सक हुआ करते थे हिप्पोक्रेट्स और गैलन, उनके द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। तो इसमें नॉर्मल जो दवा होती है वैसे ये, पर ये प्रचलित कब हुई? वैसे तो ये शुरुआत में नहीं थी, मुगलों के समय ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गई थी यूनानी। तो उसका ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है नई दिल्ली में। थीम क्या है? एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा। तो ये हमने देखा। उसके बाद सुरक्षित इंटरनेट दिवस, तो 11 को है सुरक्षित इंटरनेट दिवस, मनाया जाता है फरवरी के दूसरे मंगलवार को, मतलब बनता है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, ये इसका थीम है। उसके बाद अगला लास्ट जो हमारा है सुरक्षित इंटरनेट दिवस, वही जो बाल आ गया सुरक्षित इंटरनेट दिवस, जो सेम है ये। तो ये हमने देखा कि 13 फरवरी का जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है।